बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम यारा। सबसे पहला जो हम करेंगे वो 5 केसेस ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हमें पता हो कि होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन उसे कहते हैं जिसके सारी टर्म्स के अंदर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल y आ रहा हो। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आप देखो, इसके हर टर्म के अंदर एक y आ रहा है। अगर आप मेरे से कहोगे कि जीरो के साथ कोई वाई नहीं है, तो एक्चुअली जीरो के साथ भी वाई मल्टीप्लाई हो रहा होता है। वो जब मल्टीप्लाई होता है तो वो जीरो ही होता है। इस वजह से ये होमोजीनियस इक्वेशन ही है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन वो होती है जिसमें एक ऐसी टर्म होती है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स आ रहा हो। बहुत से लड़के ये करते हैं कि वो जीरो से याद रखते हैं कि यार अगर इक्वल्स टू जीरो हुआ तो वो हमारे पास होमोजीनियस है, वरना नॉन होमोजीनियस है। ऐसा केस नहीं है। ये इक्वेशन भी आपके पास नॉन होमोजीनियस है क्योंकि उसमें एक ऐसी टर्म -5x जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है वो आ रहा है। इस वजह से ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, x इक्वल के इस तरफ हो उस तरफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नॉन होमोजीनियस बना देता है इक्वेशन को। अब कुछ तरीके हैं हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के। उनमें से हमें 5 बेसिक मेथड्स पता है, 5 केसेस जिसमें हमारे पास इक्वल के बाद e टू द पावर अल्फा x आ रहा हो। अल्फा आपके पास 1 2 3 हो सकता है। साइन x या कॉस x आ रहा हो, फिर भी आपके पास अल्फा 1 2 3 हो सकता है। x की पावर में m आ रहा हो, m पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है 1 2 3। चौथा केस ये है कि आपके पास दो केसेस मिला के आ रहे हो, एक e टू द अल्फा x हो और दूसरा v ऑफ x हो, फंक्शन ऑफ x। वो फंक्शन ऑफ x क्या हो सकता है? x की पावर में कुछ हो, साइन x हो या cos x हो। एक पांचवा केस होता है जिसमें स्टार्टिंग में x आता है और फिर v ऑफ x आता है। v ऑफ x फिर से क्या है आपके पास? e टू द पावर अल्फा x साइन x cos x। तो सबसे पहले केस के साथ हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है उसको आप जनरल सोल्यूशन कहते हो, और वो इक्वल होता है वाई सी प्लस वाई पी के। वाई सी कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है और वाई पी जो होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन वाई सी पांचों केसेस का सेम तरीके से निकलेगा, उनका तरीका सेम है सबका। वाई पी पर्टिकुलर, पर्टिकुलर से ही पता चलता है कि वो केस डिपेंडेंट है, जिस तरह का केस होगा उस तरह का सोल्यूशन निकलेगा। तो सबसे पहला केस है हमारे पास e टू द पावर अल्फा एक्स। अब सबसे पहले जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उसमें ये चीज पता होनी चाहिए, जो y डबल प्राइम है आप उसको d मतलब डी स्क्वायर लिख सकते हो। y डबल प्राइम का मतलब ये होता है कि डी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर और साथ y मल्टीप्लाई, और वो मैंने लिखा नहीं है। और इसी तरह y प्राइम का मतलब भी ये है कि d बाई डी टी और साथ y होता है। आप dy बाई डी टी को d सपोज कर लेते हो और d स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर को आप कैपिटल D सपोज कर लेते हो। ये एक चीज पता होनी चाहिए थी। तो अब इस इक्वेशन, इसको ऑपरेटर मेथड कहते हैं, ये जो कैपिटल डी की फॉर्म में लिखा जाता है इसको ऑपरेटर नोटेशन कहते हैं। तो इस इक्वेशन को मैंने ऑपरेटर नोटेशन में लिखा कैपिटल डी के साथ। y डबल प्राइम को मैंने लिखा डी स्क्वायर वाई, 3y प्राइम को लिखा मैंने 3dy और 2y को मैंने लिखा 2y, क्योंकि उसके साथ कोई प्राइम नहीं था तो उस पर d आता भी नहीं था। फिर मैंने तीनों में से y कॉमन ले लिया। अब ये मेन इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आप yc और yp निकालते हो। yc के लिए क्या करना है कि आपके पास y के साथ जो भी आ रहा है आप इसको इक्वल्स टू 0 पुट करो और यहाँ से d के रूट्स निकालो। अगर आपके पास d के रूट्स डिफरेंट हो, सिंपल, मैंने इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला बेशक लगा लो, मैंने तो मिड टर्म ब्रेक किया तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, सेम आंसर आएगा। d के दो रूट्स आए, अगर अब इन रूट्स की बेस पे भी आपकी इक्वेशन चेंज होती है। अगर रूट्स डिफरेंट हो तो आपके पास c1 e की पावर में पहला रूट और साथ x, और c2 e की पावर में दूसरा रूट और साथ x। अब इधर फोकस करना है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर रूट्स इस टाइप के हो तो क्या आंसर आता है। पहला टाइप है कि आपके पास रियल और इमेजिनरी दोनों मिल के आ रहे हो। उस केस में क्या करते हो कि आप रियल पार्ट को e की पावर में लिखते हो और इमेजिनरी पार्ट को जो 2 है, आयोटा के साथ वाला नंबर, उसको आप c1 cos 2 लिखते हो, साथ x मल्टीप्लाई होता है, सॉरी मैंने फिर नहीं लिखा, और c2 sin x, वही नंबर बार बार आता है। तीसरा केस है कि आपके पास रिपीटेड रूट्स हो। रिपीटेड रूट्स में क्या होता है, जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने कॉन्स्टेंट्स आएंगे। मतलब 3 यहाँ पे थे तो यहाँ पे c3 तक आएगा, एक c1 प्लस c2x प्लस c3x, और साथ मल्टीप्लाई होता है e टू द पावर 2x, ये भी 2x है, ये 3x नहीं है। अब सपोज करो यहाँ पे 4 बार 2 रिपीट हो रहा था, तो मैं लिखता c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x क्यूब
और साथ मल्टीप्लाई करता है e टू द पावर 2x। जो रूट रिपीट हो रहा होता है वो e की पावर में यहाँ पे आता है, 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होना चाहिए था। और तीसरा इस तरह का भी एक केस आता है कि आपके पास रियल पार्ट ना हो, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो, प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। उस केस में अगर रियल पार्ट नहीं है, इसका मतलब यही है कि रियल पार्ट 0 है, और e की पावर में 0 हो तो वो 1 हो जाता है। इसी वजह से सिर्फ हम उसका ये वाला पार्ट लिखेंगे, c1 cos अंडर रूट 3x और c2 sin अंडर रूट 3x। ठीक हो गया। ये हमारे पास कहानी थी सारी रूट्स की, कि रूट्स में आप कैसे निकालते हो। रूट्स जब निकल जाए ना तो इसी इक्वेशन को आप YC कहते हो। ये 5 केसेस के लिए सेम तरीका होगा, इसमें और कुछ डिफरेंट नहीं है। सारे केसेस में सेम इसी तरह आप रूट्स निकालोगे और आप देखोगे कि रूट्स की बेस पे किस तरह इक्वेशन बनती है। ये मसला हल हो गया। अब आते हैं YP पे। ठीक है, ये अब इस क्वेश्चन के लिए YC मैंने यहाँ पे निकाल दिया 1 के नाम से। अब YP पे आते हैं। YP के लिए आप क्या करते हो, आप वही दोबारा मेन इक्वेशन दोबारा लिखोगे, ये वाली, और Y को अलग करोगे। Y अलग हो गया, 1 बाय, ये सारी चीज इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आके डिवाइड होगी। अब याद रखना ये e या जो भी फंक्शन है उससे पहले आपने ये लिखना है, क्योंकि डेरिवेटिव फंक्शन से पहले लिखा जाता है, बाद में नहीं लिखा जाता। ठीक हो गया। अब पहले केस पे आते हैं। 5x, x के साथ जो भी नंबर है उसको आप अल्फा को बोलोगे, और सिंपल इस केस में क्या करना है, जहां जहां d है वहां वहां आपने ये 5 लगा देना है। तो यहाँ पे डी स्क्वायर था, मैंने उसको 5 स्क्वायर कर दिया, -3d, -3 की पावर 5 और +2। इसको मैंने सॉल्व किया, मेरे पास आ गया 1/12 e की पावर 5x। ये आपका YP है। तो जनरल सोल्यूशन में आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। ये YC मैंने लिखा प्लस मैंने YP लिखा। टाइम थोड़ा है हमारे पास, तो अब मैं केस 2 पे आता हूँ। केस 2 में अब YC आप लोगों ने खुद निकालना है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए आप सारे खुद निकालो। केस 2 हमारे पास क्या है कि हमारे पास साइन अल्फा एक्स आए और कॉज अल्फा एक्स आए, दोनों के लिए सेम हरकत होगी, दोनों के लिए सेम करेंगे आप। ऑपरेटर मेथड से मेन इक्वेशन लिखो आप डी की फॉर्म में, y कॉमन लो और मेन इक्वेशन बनाओ। इसका YC मैंने ये निकाला है, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। क्यों? क्योंकि मेरे पास रूट्स ये आ रहे थे, +-2 आयोटा। ठीक हो गया। अब वापस मैंने मेन इक्वेशन लिखी, डी स्क्वायर प्लस 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके मैंने डिवाइड किया, साइन 3x आ गया। अब इस केस के लिए क्या करना है कि x के साथ जो नंबर है 3 उसको आपने अल्फा कहना है। डी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये इस मेथड का तरीका है कि जो डी स्क्वायर होता है वो आपके पास माइनस अल्फा स्क्वायर होता है। डी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा क्या था 3, उसका मैंने स्क्वायर लिया, ये डी स्क्वायर इज इक्वल टू -9 आ गया। याद रखना है ये नंबर माइनस होना चाहिए, अगर ये नंबर पॉजिटिव है इसका मतलब तुम लोगों ने गलत किया कुछ। ये वाला नंबर हमेशा नेगेटिव ही होगा, कुछ भी कर लो। डी स्क्वायर की जगह फिर आप -9 पुट कर दोगे, मेरे पास -9 प्लस 4 किया, ये 1/-5 आ गया और साइन 3x आ गया। ये आपके पास YP बन गया। सिंपल YC प्लस YP को ऐड करके आप फाइनल आंसर निकाल दो। इसमें एक और मैं आपको पार्ट इसलिए कराऊंगा क्योंकि कुछ पार्ट्स में मसला आता है, दरमियान में एक छोटी सी चेंजिंग होती है, वो पता होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन ये है। अब डी स्क्वायर प्लस 2dy प्लस 3y, इसको ऑपरेटर मेथड मैंने लिखा और मैंने कॉमन लिया y, मेन इक्वेशन बनाई, ये मेन इक्वेशन बन गई है। इसका भी मैंने YC निकाला उसी तरीके से। अब इसमें e भी आ रहा है, इसमें e क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पास रूट में एक रियल नंबर था -1 और साथ इमेजिनरी नंबर था। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ आएगी ये कैसे हो रहा है, वरना नहीं आएगी। YC निकाल दिया। अब मैं मेन इक्वेशन दोबारा से लिखूंगा और जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड कर दूंगा। कॉस के साथ क्या था 2, तो मुझे पता चल गया अल्फा जो है वो 2 है, 2 का स्क्वायर किया और डी स्क्वायर जो है वो आपके पास -4 आ गया। अब मैं डी स्क्वायर में -4 पुट कर दूंगा, लेकिन ये डी स्क्वायर के लिए, मेरे पास डी के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे डी का नहीं पता। मैंने जब वो -4 प्लस 2d प्लस 3 आया तो मैंने -4 प्लस 3 किया, तो ये मेरे पास -1 बन गया। अब मैं इस d के लिए क्या करूंगा कि मैं इस पूरी चीज को रैशनलाइज करूंगा। रैशनलाइज क्या होता है कि साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो आप। 2d -1 था, मैंने मल्टीप्लाई करके 2d प्लस 1, 2d प्लस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। और अब ये इसलिए भी हम करते हैं क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव नहीं चाहिए, हमें ऊपर चाहिए। तो 2d प्लस 1 आ गया ऊपर, cos 2x साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, और नीचे हमारे पास वो फॉर्मूला लग जाता है 2d का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो उसके बाद क्या होगा कि आप नीचे आप दोबारा से आपके पास डी स्क्वायर आ गए,
डी स्क्वायर के अंदर दोबारा से -4 पुट करो, आपके पास -17 आ गया। ठीक हो गया। अब ऊपर cos 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के साथ, आपके पास 2d cos 2x बन जाएगा, और +1 था तो 1 के साथ जब भी cos 2x मल्टीप्लाई होगा तो cos 2x बनेगा। d का क्या मतलब है? d का मतलब है डेरिवेटिव। तो cos 2x का आप डेरिवेटिव ले लो, जो कि आपके पास होता है sin 2x मल्टीप्लाई बाई 2। पहले आप cos का डेरिवेटिव लेते हो, फिर जो cos के अंदर लिखा होता है उसका डेरिवेटिव लेते हो। तो cos का डेरिवेटिव होता है sin, और 2x का डेरिवेटिव होता है 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 जो है आपके पास 4 होता है, तो ये 4 sin x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई -17, ये आपके पास yp बन गया है इस क्वेश्चन का। तो अब आप क्या करो, yc प्लस yp लिखो सिंपली, और ये क्या बन जाएगा, हाँ मतलब ये पूरी इक्वेशन बन गई है आपकी, ये पूरी इक्वेशन है मैंने लिखी है। ये आपका दूसरा केस था। इसकी प्रैक्टिस करो, खुद से क्वेश्चन बना लो, बेशक इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल। अगर आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है यार, ये y प्राइम के साथ 5 लिख दो, 2y प्राइम की जगह कुछ और लिख दो, -2y प्राइम ले लो, cos 5x ले लो, वो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट रहेगा। केस 3, केस 3 थोड़ा हमारे पास डिफिकल्ट केस है, इसको समझना थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझ आ जाएगी तुम लोगों को। केस 3 क्या है कि आपके पास x की पावर कोई भी पॉजिटिव पावर हो, तो मैंने 2 ले लिया, ठीक हो गया। ऑपरेटर मेथड से आप मेन इक्वेशन लिखोगे, y कॉमन लोगे और मेन इक्वेशन बना लिया आपने, ठीक हो गया। इसी तरह आप इसका yc निकालोगे, yc मेरे पास ये आ रहा था क्योंकि मेरे पास रूट्स ये थे। अच्छा, अब प्लस माइनस का ये मतलब नहीं होता कि वो इमेजिनरी है, आयोटा होना जरूरी है। आयोटा इसमें नहीं था तो इसका मतलब ये है कि ये रियल रूट्स हैं, डिफरेंट और रियल रूट्स हैं, इसी वजह से मैंने ई की पावर में लिखा है इनको। C1 ई की पावर में प्लस वाला और C2 ई की पावर में, ये डिफरेंट रूट्स वाला केस था, ठीक हो गया। अब yp के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने इक्वेशन दोबारा से लिखूंगा, दोबारा से मैंने लिखी, और जो भी y के साथ था वो मैंने इधर डिवाइड किया, और साथ x स्क्वायर आ गया। अब थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट स्टार्ट होता है, वो होता ये है कि जब आपके पास x की पावर में कोई भी आए तो आपने उस पर बायनॉमियल सीरीज लगानी होती है। बायनॉमियल सीरीज का ये फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स एन एक्स n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n माइनस वन n माइनस टू एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल, और ये सो ऑन चलता जाएगा। अब आपने बायनॉमियल सीरीज लगानी किस पे है, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसके ऊपर लगानी है। बायनॉमियल सीरीज लगाने के लिए जरूरी है कि सारा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो, 1 प्लस एक्स की पावर n में, ठीक है। तो इस वजह से मैं खुद से, इसमें अब मुझे +1 मिला नहीं तो मैंने खुद से +1 और -1 कर लिया, ताकि मैं +1 साइड पे लिखूं, और -2 -1 क्या होता है, -3। अब मैंने इस एक्सप्रेशन को बायनॉमियल सीरीज वाले एक्सप्रेशन की तरह लिख दिया, 1 प्लस डी स्क्वायर -3d-3। ये जो पूरी चीज़ है ये आपके पास एज अ एक्स यहाँ पे वर्क कर रही है, ठीक है। मतलब बायनॉमियल सीरीज के केस में देखो तो वो 1 प्लस एक्स है, तो ये पूरी चीज़ एक्स कंसिडर होगी, ठीक हो गया। अब ये डिनोमिनेटर में सारी चीज़ है, अगर मैं इसे ऊपर लेके आऊँगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, ठीक हो गया। अब भूल जाओ कि ये कुछ y भी था, x स्क्वायर भी था, सिंपल इस चीज़ को पकड़ो और इसके ऊपर तुमने बायनॉमियल सीरीज लगानी है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो भी x की पावर होगी वहीं तक तुमने इस सीरीज को ओपन करना है। x की पावर 2 है तो वहां तक ओपन करना जहां तक d की पावर 2 आए, d की पावर 3 या 4 आए तो वो उसको इग्नोर कर देना है, उसको सिंपली इग्नोर कर देना है। वो भी हम आगे केस देखेंगे, आएंगे ऐसे एक्सप्रेशन आएंगे जिसमें हमारे पास b टू द पावर 5 या 4 होगा तो हम उसे इग्नोर करेंगे। तो ऊपर चलते हैं। अब ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ आपके पास x है और वो उसकी पावर n है। अब मैं इसके ऊपर सिंपल बायनॉमियल सीरीज लगा रहा हूँ। x की पावर क्या थी, 2 थी, इसका मतलब मैं इसको 2 तक ओपन करूंगा, जहां तक ये देखो 1 प्लस n x प्लस -1 -1 -1, मतलब ये n और n -1 हो रहा है 2 फैक्टोरियल, और ये साथ पूरा एक्सप्रेशन और उसके ऊपर स्क्वायर। मैंने इसको ओपन ही वहां तक किया जहां तक इसके ऊपर स्क्वायर आता था, क्योंकि x की पावर 2 थी। अगर x की पावर 3 या 4 होती तो फिर मैं इसको 3 या 4 टर्म्स तक ओपन करता, आगे तक लेके जाता, और वो बड़ा टफ हो जाना था। तो मुझे भी लगता है कि इसमें सिर्फ आपके पास +1 आ सकता है या +2 आ सकता है, इससे आगे नहीं आएगा। बहरहाल मैंने पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, -1 अंदर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास -d² प्लस 3d प्लस 3 आ गया। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये 2 2 कट गया और माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये +1 आ गया।
अब मैंने इस चीज को ओपन करना है, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी माइनस थ्री। तो इसके ऊपर स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है कि मैं इसको दो बार लिख सकता हूँ। स्क्वायर का यही मतलब होता है कि वो दो बार आपस में मल्टीप्लाई होगी। अब क्या हो रहा है, डी स्क्वायर पहले हर टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस थ्री डी हर टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस थ्री हर टर्म से मल्टीप्लाई हुआ। ये जब मैंने सारी मल्टीप्लिकेशन कर ली तो मेरे पास इसमें डी की पावर 4 भी आ रहा था, डी की पावर 3 भी आ रहा था, डी की पावर 3 जहाँ जहाँ आया, डी की पावर 4 जहाँ जहाँ तक आया है मैंने उसको कट कर दिया और इग्नोर कर दिया। बाकी टर्म्स को मैंने लिख लिया, माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस नाइन डी स्क्वायर प्लस नाइन डी माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस नाइन डी प्लस नाइन, ये सारी टर्म्स लिखी, इनको प्लस माइनस किया मैंने तो मेरे पास आ गया थ्री डी स्क्वायर प्लस एटीन डी प्लस नाइन। अब ये सारा वो इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने से आया था, ऐसे ही है। अब जो भी इसका आंसर है मैं उसे वापस बाइनोमियल सीरीज में यहाँ पे पुट करूंगा जो इसकी जगह थी असल में। तो मेरे पास वो पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, वन माइनस डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस थ्री प्लस वन, और जो भी ये मैंने अभी मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके निकाला है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास ये आएगा। अच्छा ये 12 प्लस वन 13 होता है तो वो मैंने यहाँ पे 13 लिखा है। इसको मैंने वापस मेन इक्वेशन में डाल दिया बाइनोमियल सीरीज लगाने के बाद, तो मेरे पास क्या बन गया है, y 2d स्क्वायर प्लस 21d प्लस 13 और साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था। इस इक्वेशन को गौर से देखो, क्या यही नहीं हुआ, y इज इक्वल टू, इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज लगानी थी जो कि मैंने निकालने के बाद यहाँ पे लिख दी है, और साथ एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या आ गया, टू डी एक्स स्क्वायर प्लस 21d एक्स स्क्वायर प्लस 13x स्क्वायर। डी स्क्वायर का क्या मतलब है कि डबल डेरिवेटिव लिया जा रहा है, ऐसे ही था। तो अब मैं एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव लूंगा। एक्स स्क्वायर का पहली बार डेरिवेटिव लिया 2x आ गया, दोबारा डेरिवेटिव लिया तो 2 आ गया। और 21d एक्स स्क्वायर, सिंपल डी एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है कि एक दफा डेरिवेटिव लेना है, तो वो आपके पास 2x आता है। अब जो भी इनके आंसर हैं वो वापस मेन इक्वेशन में पुट करो, मतलब डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो मल्टीप्लाई कर मतलब उनके डेरिवेटिव लेने से आया था वो हमारे पास 2 आया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। इसी तरह 21 2x हो गया प्लस 13x स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहा। ये मेन इक्वेशन मैंने बना दी सारा कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद। 2 2 ज़ार 4, ये 4 लिखा हुआ है। 21 मल्टीप्लाई बाई 2x आपके पास क्या होता है, 42x होता है, प्लस 13x स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही आ गया। ये आपके पास वाई पी है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप करो, ठीक है। ये टफ है थोड़ा, अक्सर आपको मेरे से भी शायद ऊपर एक मिस्टेक हुई हो तो मुझे बता देना कोई मिस्टेक हुई है तो अब पहले जो तीन केसेस हैं वो आपके आएंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में और यूलर कॉशी में। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर यहाँ तक देख लिया तो आप जाओ बाकी वीडियोस देखो ताकि आपको पता चल जाए। और जब अगर आप जल्दी में हो और अगर आपने जब सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया तो एक दफ़ा वापस इधर आना ज़रूरी है, ठीक है, वापस इधर आना और बाकी दो केसेस ज़रूर देखने हैं। तो अब ये मैंने वाई सी प्लस वाई पी कर दिया और मेन इक्वेशन बना दी, ये आपका जनरल सोल्यूशन निकला है। केस 4 अब क्या है, केस 4 इसका मेथड आपको पता होना चाहिए। e टू द अल्फा एक्स और v ऑफ x कुछ भी हो सकता है, m x की पावर में m आ रहा हो, sin x आ रहा हो, cos अल्फा x आ रहा हो, ठीक है। तो मैंने अपने आप से एक मेन इक्वेशन बना एक क्वेश्चन बनाया है। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है क्वेश्चन में, ठीक है, और वो सारों पे इसी तरह अप्लाई होती है, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। तो y डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम प्लस 4y इज इक्वल्स टू e की पावर 2x और साथ sin 3x मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको मैंने ऑपरेटर मेथड से लिखा, मेन इक्वेशन बनाई, मेन इक्वेशन बनाने के बाद मैंने इसका वाई सी निकाला। वाई सी मेरे पास आ रहा था c1 cos अंडर रूट थ्री एक्स प्लस c2 साइन अंडर रूट थ्री एक्स और साथ e की पावर में माइनस वन एक्स भी आ रहा था क्योंकि मेरे पास रूट्स ये बन रहे थे। ठीक हो गया। वाई पी के लिए मैंने दोबारा से मेन इक्वेशन लिखी और y के साथ जो भी था वो इधर डिवाइड कर दिया और e की पावर 2x और साइन 3x ऐसे का ऐसा ही लिखा रहा। अब इस केस के लिए क्या करना है आपने, जो e के साथ e की पावर में जो x के साथ नंबर है उसको अल्फा लो 2 और उसको d के साथ ऐड करो, d के साथ ऐड करो, d के साथ रिप्लेस नहीं करना, वो पहला केस था, पहले केस में आप रिप्लेस करते थे। फोर्थ केस में क्या था कि आप d के साथ ऐड करते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे d स्क्वायर लिखा हुआ है, मैंने d प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2d लिखा हुआ है तो मैंने 2d प्लस 2 लिख दिया। जब आपने ये स्टेप लिखा है ना, उसके साथ आपने ये लाजमी करना है कि e की पावर x जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो उठा के आपने पहले लिख देना है e की पावर 2x। अब आगे सिर्फ sin 3x रह जाता है। ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है।
ई की पावर 2x को अगर आप पीछे नहीं लिखोगे तो इसका मतलब ये है कि आपने डेरिवेटिव उसका नहीं लिया। ये जो आप d के साथ +2 कर रहे हो, इसका मतलब यही है कि आपने इसका डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, तो ये बहुत लाजमी स्टेप है कि आपने ई की पावर 2x को पीछे लिखना है, और जो बाकी साइन 3x रह गया वो आगे बेशक लिखा रहा है। अब करना क्या है, डिनोमिनेटर को सॉल्व करना शुरू कर दो। सॉल्व करने से मेरी मुराद ये है कि उसको ओपन करो। d+2 को होल स्क्वायर लिखा हुआ था तो उसको मैंने ओपन करके d² + 4d+4, 2d+2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 2d+4 हो गया, और लास्ट में +4 लिखा हुआ था। प्लस जितने जो टर्म्स प्लस हो सकती थी उनको प्लस करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, d² + 6d + 12। अब आगे क्या, ये नीचे डिनोमिनेटर गौर से देखो, और आगे sin 3x लिखा हुआ है। e की पावर 2x को भूल जाओ, ये पीछे रह गया। क्या आप मुझे बताओ, क्या ये दोबारा से आपके पास सेकंड केस नहीं बन गया? सेम चीज हुई है, सेम चीज है। x के साथ वाले नंबर को आप अल्फा लो, -d² में पुट करो, -9 आ गया। जहां जहां d² मिलता है आप वहां पे पुट करो तो आपके पास 6d + 3 बन गया। ये बिल्कुल सेकंड केस बन गया। 6d + 3 को मैंने रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के बाद नीचे जो फार्मूला बनता था उसको ओपन करके 36d² - 9 बनाया। ऊपर मेरे पास 6d - 3 रह गया था, उसके साथ मैंने एंड पे sin 3x अंदर मल्टीप्लाई करवाया। अब ये देखो, ये e की पावर 2x साथ साथ पीछे चलता आ रहा है, इसको मैंने छेड़ा भी नहीं। जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा लिया तो ये मेरे पास क्या बन गया, e की पावर 2x 6d sin 3x - 3 sin 3x। d का मतलब डेरिवेटिव होता है, उसका मैंने डेरिवेटिव लिया cos 3x, और फिर अंदर वाली टर्म जो कि 3x थी उसका डेरिवेटिव लिया तो वो 3 आ गया। 3 × 6 मेरे पास 18 होता है। साथ e की पावर 2x मैंने लिखा हुआ था वो साथ चलता आ रहा है। और ये जब मैंने सारी इक्वेशन सिंप्लीफाई कर दी तो मेरे पास ये yp बन गया। अब कहाँ पे फर्क आ रहा है, ये देखो, इस sin 3x की जगह अगर मैं cos 3x लिख लूँ तो अभी सेम मेथड लगेगा, ऐसा है कि नहीं है? सिर्फ फर्क यहीं पे आ रहा था कि तुम लोगों ने e के साथ क्या करना है, वो ये करना है कि तुम लोग d के साथ प्लस करना है। साइन और cos के लिए तुम लोगों को पता है सेकंड केस लगना है। अगर यहाँ पे कोई x की पावर में आ जाता, सपोज करो x की पावर 3 आ जाती, फिर क्या करना था, फिर इस पे बाइनोमियल केस लगना था, फिर इस पे थर्ड केस लग जाता। मतलब फोर्थ केस मिक्सचर है बाकी तीनों केसेस का। फर्क सिर्फ ये आ रहा है कि जब e की पावर आएगी तो आपने उसमें d प्लस करना है, और बाकी उसके बाद रिपीट होगा। कोई भी पहला केस, दूसरा केस या तीसरा केस दोबारा से लगेगा। तो होपफुली उम्मीद है कि आपको केस 4 समझ आ गई होगी। केस 5 अब ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, जब आपने वो d के साथ प्लस माइनस कर लिया तो आपके पास अगर आगे x² लिखा हुआ है तो ये बाइनोमियल केस लगेगा, और अगर आपके पास cos 4x sin 4x लिखा हुआ है तो ये सेकंड केस बनता है, ऐसे ही। तो उम्मीद है फोर्थ केस आपको समझ आ गया होगा। 5 केस जो है वो हमारे पास लास्ट केस है, उसमें ये होता है कि स्टार्ट में x आ जाता है। फोर्थ केस में हमारे पास स्टार्ट में e की पावर अल्फा x आता था, यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट में x आता है और फिर v ऑफ x आ जाता है। v ऑफ x कुछ भी हो सकता है, e की पावर में x हो, cos x हो, sin x हो, ठीक है, ये तीनों केसेस बन सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया x sin x, ऑपरेटर में लिखा, मेन इक्वेशन बनाई। मेन इक्वेशन से मैंने इसकी क्या कहते हैं उसको yc निकाला। yc मैंने निकाला क्योंकि इसके रूट्स क्या बन रहे थे, अच्छा मुझे रूट्स मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। वैसे अब यहाँ से खुद हम रूट्स देख सकते हैं। देखो, c1 cos 2x है, c2 sin 2x है। cos और sin का मतलब ये है कि इमेजिनरी रूट्स आ रहे थे, ऐसे ही है। तो एक तो मुझे पता चल गया ये प्लस माइनस है। साथ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 2 आयोटा था। रियल पार्ट क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर रियल पार्ट होता तो यहाँ पीछे कुछ e की पावर में होता। e की पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब रियल पार्ट नहीं है, तो मुझे पता चल गया रूट्स ही है। ठीक हो गया, आप रूट्स यूं भी निकाल सकते हो। तो अब वापस आते हैं, yc तो हमने निकाल लिया। एक मिनट थोड़ा साफ कर देते हैं। और अब yp के लिए आप मेन इक्वेशन दोबारा से लिखो। yp के लिए आपने मेन इक्वेशन दोबारा से लिखी, और उसी तरीके से y के साथ जो भी है वो इधर आके डिवाइड कर दिया। अब ये जो फिफ्थ केस है ना, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला लगता है, ये वाला जो भी 1 के नीचे लिखा हुआ है मेन फंक्शन से पहले, उसको आप फंक्शन ऑफ d कहते हो, मतलब कोई भी d का फंक्शन। तो फार्मूला क्या करेगा कि जब आप इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आपके पास फंक्शन ऑफ d है, साथ x है और v ऑफ x है, तो आपने क्या करना है, x को पीछे लिखना है, f ऑफ d उसी तरह आया, और ये क्या लिखा है मैंने, सॉरी ये v ऑफ x लिखा हुआ है, ठीक है। x 1 और f डी और ये v ऑफ x लिखा हुआ है कि वो v ऑफ x वाला फंक्शन लिखना है, माइनस
फंक्शन ऑफ डी का डेरिवेटिव लो और डिनोमिनेटर में फंक्शन ऑफ डी का स्क्वायर लो और साथ वी ऑफ एक्स वैसे का वैसे लिखना है। अभी ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है इसे समझ आ रही है, ये देखना, एक्स को पीछे लिखा, फंक्शन ऑफ डी नीचे लिखा, साथ वी ऑफ एक्स, ये जो साइन एक्स था वी ऑफ एक्स मैंने लिखा, ये होगी बात। फिर मैंने क्या किया, यहां पे मैंने लिखना था फंक्शन ऑफ डी का डेरिवेटिव। फंक्शन ऑफ डी मेरे पास क्या था, डी स्क्वायर प्लस 4 है, इसका मैं डेरिवेटिव लूं तो मेरे पास क्या आता है, 2d आता है, तो मैंने 2d लिखा। डिनोमिनेटर में मैंने क्या करना था, डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, मतलब फंक्शन ऑफ डी का होल स्क्वायर, और साथ मैंने वी ऑफ एक्स उसी की तरह लिख दिया जिस तरह फंक्शन में था, सॉरी फॉर्मूले में था। तो इसको एक मिनट देखो तुम लोग, मैं ये चीज़ें रब कर लूँ। बहरहाल मैंने उस फॉर्मूले के हिसाब से चीज़ें पुट कर दी है उसी तरीके से, और कुछ मैंने नहीं किया। ठीक हो गया। अब इसमें ये एक और चीज़, अब ये गौर से देखो, ये कौन सी केसेस बन गई है। फिर से एक्स पीछे चला गया, एक्स को भूल लो, ये क्या लिखा हुआ है, डी स्क्वायर प्लस 4 और आगे साइन एक्स लिखा हुआ है, ये दोबारा से तुम्हारे पास सेकंड केस बनता है। डी स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है और आगे साइन एक्स लिखा हुआ है, दोबारा से सेकंड केस बनता है। साइन के साथ क्या है, 1 है, तो अल्फा क्या हो जाएगा 1। डी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का क्या मतलब है, डी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि 1 ही होता है। तो अब जहां जहां मुझे डी स्क्वायर नजर आएगा मैंने वहां वहां -1 पुट करना है। इधर भी -1 पुट कर दिया, इधर भी -1 पुट कर दिया। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक हुई है मेरे से, यहाँ पे ऑब्वियसली स्क्वायर था जो कि मैं लिखना भूल गया हूँ, तो ये आपके पास स्क्वायर में होगा। ठीक हो गया। -1 प्लस 4 किया 3 आ गया, और ये 2d साइन x है, और ये नीचे -1, जब -1 4 करोगे तो ये आपके पास 3 आता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये यहाँ पे सॉरी 9 आ जाएगा, ये मेरी मिस्टेक थी, 9 आ जाएगा। d का क्या मतलब है, डेरिवेटिव लेना, साइन x का डेरिवेटिव सिंपल cos x होता है, और ये यहाँ पे 9 ही रहेगा। ये आपके पास yp बन गए, yp बन गए सिंपल, इसको फॉर्मूले में पुट करो, yc प्लस yp कर दो और आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब ये मैंने कुछ केसेस लिखे हुए हैं कि आपके पास क्या हो सकता था अगर डिफरेंट चीजें होती यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे cos x था तो आपने sin x की तरह उसे लिखा, लेकिन अगर आपके पास e टू द पावर 5x आ जाए तो फिर ये कौन सा केस बन जाएगा, ये दोबारा से पहला केस बन जाएगा। सिंपल पहला केस बन गया, दोबारा से मैंने वो जो भी e के साथ x के साथ जो भी था वो मैंने d में पुट कर दिया, सिंपल, ये दोबारा से पहला केस बन गया। ये 2d लिखा हुआ है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने पहले कुछ गलत लिख दिया था, तो ये 2d लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंट केसेस इस तरह के हो सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को केस 5 भी समझ आ जाएगा, आ गया होगा, क्योंकि ये एक मेन फार्मूला है, ये याद कर लो। फार्मूला अगर आता है तो फिर तुम बस चीज़ें पुट करो और उसमें से आ जाएगा।